वेलकम टू ज्ञानमय क्लासेस। मैं राहुल राज। एग्रीकल्चर का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर लिया है। जो इसको उसको नहीं देखे होंगे पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मैं पार्ट 1 का रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वर्ड दो वर्ड्स से मिलके बना है। एक है एग्री प्लस कल्चर। एग्री या एगर ये लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब सोइल होता है, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन raising crops, rearing like livestock, and it is also called farming. एग्रीकल्चर को कृषि या खेती बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में फार्मिंग भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर एक कला है, एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम क्रॉप को उगाते हैं, साथ साथ में हम पशुपालन करते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। लगभग वर्ल्ड के 50% पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, जबकि इंडिया में ये परसेंटेज बढ़ के 70% के राउंड हो जाता है। लगभग 2/3 2/3 पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए अर्डेबल लैंड की आवश्यकता होती है। अर्डेबल लैंड उस लैंड को बोलते हैं जहाँ पे खेती किया जा सकता है। एग्रीकल्चर करने लायक जो भूमि होती है उसको अर्डेबल लैंड बोलते हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अर्डेबल लैंड। यहाँ पे देखिए अर्डेबल लैंड, ये जितने भी आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे क्या है, अर्डेबल लैंड है। ये लेटेस्ट डेटा है। इंडिया में अर्डेबल लैंड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 90% से ज़्यादा एरिया पे इंडिया में हम लोग खेती कर सकते हैं, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा अर्डेबल लैंड नहीं है। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही अच्छी कंट्री है। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने बताया था कि 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सबसे बेसिक काम किया जाता है, यानी इस पे जो भी काम करने वाला हो वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होकर काम करता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, और टर्सरी में सर्विस सेक्टर हो जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। देखो फार्म सिस्टम क्या होता है? तो फार्म करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हम 3 तरह से काम करते हैं। एक तो इनपुट देते हैं, यानी कि निवेश करते हैं। इनपुट भी दो, एक ह्यूमन इनपुट्स मानव निवेश करता है, एक फिजिकल इनपुट जिसको नेचुरल इनपुट भी समझ सकते हैं। ह्यूमन इनपुट्स में स्टोरेज, फिर हो गया मशीनरी, लेबर, केमिकल्स। फिजिकल इनपुट्स में क्या क्या आ सकते हैं? तो फिजिकल इनपुट में सनशाइन, इसके अलावा रेनफॉल, टेम्परेचर, सोयल स्लोप स्लोप हो गया ना, ये सारे चीज़ आ जाएंगे किसमें? फिजिकल इनपुट में। प्रोसेस क्या होता है? प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, यानी कि हम खेतों में प्रोसेस यानी प्रक्रम क्या हुआ, जुताई का, बुआई का, छिड़काव किए। फिर फाइनली हमें आउटपुट मिलता है, क्रॉप्स, यानी फसल हमारा हमें मिलता है। अब देखो ये स्पेशली ये हमें मुझे पढ़ाना था, ये सब डिकैप था। अब ये टॉपिक आ गया जो पढ़ाना था, वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार यानी कृषि को ना लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक सब्सटेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि, और कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक कृषि। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? ये जो फार्मर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिसेस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। तो फार्मर की फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही सिर्फ खेती की जाए, उस खेती को बोला जाए सब्सटेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रेयर ग्राउंड एंड एनिमल्स आर रेयर फॉर सेल इन मार्केट। मतलब कमर्शियल फार्मिंग में किस लिए किया जाता है, वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। वो एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल, एनिमल को पालते हैं सेल करने के लिए, क्रॉप्स को उगाते हैं सेल करने के लिए मार्केट में। तो वो हो गया आपका कमर्शियल फार्मिंग। अब देखो सब्सटेंस फार्मिंग को ना फर्दर 2 भागों में बांटा गया। एक है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, एक है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? इसमें ना in this farming the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। ठीक है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होता है इसमें फार्मर क्या करता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिव को
गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में इसमें छोटे से एरिया पे एकदम सिंपल टूल्स के साथ, सिंपल औजार के साथ किसान खेती करता है और मेहनत ज़्यादा करता है। और इसमें मेनली राइस को वो लोग उपज करते हैं। इसके अलावा हो गया वीट, मैज़, पल्स, और ये छोटे से एरिया पे करता है। और इसमें जो पहले से जो भी औजार यूज़ किए जाते थे वैसे छोटे छोटे औजार का यूज़ करता है किसान। इसमें मेहनत ज़्यादा होता है। प्रिमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, ये इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रिमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, दोनों को मिला के हम इनको बोलते हैं प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है। इसको बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि, प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग को। इसमें सबसे पहले जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है। स्थानांतरी कृषि बोलते हैं इसको। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आफ्टर कल्टीवेशन when the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to new plot। मतलब क्या हुआ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में खेती करने के बाद जब वो धीरे धीरे उस जगह की मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो किसान वहाँ से आगे बढ़ जाता है और दूसरी जगह पे जाके खेती करना स्टार्ट कर जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई कुछ किसान किसी जंगल में रह रहे हैं, अमेजन नहीं पहुंचा देते हैं हम लोग, अमेजन फॉरेस्ट में, वहाँ पे उनको खेती करना है तो वो वहाँ के लोग पहले वो उस पेड़ पौधे को वहाँ पे काटेंगे, फिर उनको पेड़ पौधे जो बच गए उनको जलाएंगे, फिर वो मिट्टी के साथ जले हुए पाक को मिला देंगे और फिर वहाँ पे कृषि करेंगे। जब तब तक करेंगे जब तक वहाँ पे खेती करने लायक वो ज़मीन हो। कुछ दिनों के बाद वो फिर उसको छोड़ के फिर उस जंगल में दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी वो शिफ्ट करते गए, इसलिए इसको बोला गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक जगह से दूसरी जगह चले गए खेती करने के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के भी नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में मिल्फा कहा जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहा जाता है। ब्राज़ील में रोको नहीं रोका, और मलेशिया में लदांग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रिमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत में आते हैं। और एक और होता है नोमैडिक हर्डिंग। देखो, इन नोमैडिक हर्डिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. Sheep, yak and goats are the herding animals. नोमैडिक में क्या होता है जी, ये जो ये ज़्यादातर ना मतलब जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में भी कुछ जगह पे होता है, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या करते हैं, जो पशु चारक होते हैं यानी कि हर्डमैन होते हैं, जो पशु को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो अपने उनके फोल्डर के लिए, उनके फोल्डर यानी क्या, फोल्डर क्या मतलब क्या हो गया जी, वो चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और वो जिधर पानी होता है उधर जाते हैं और वो कंटिन्यू घूमते रहते हैं। और इस तरह की कल्टीवेशन को क्या बोलेंगे, नोमैडिक हर्डिंग। याद रखो कि एग्रीकल्चर में पशुपालन भी आता है। अब आ जाते हैं वापस से कमर्शियल फार्मिंग पे। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है ये मैंने बता दिया था। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हो गया कि मैं ऐसे फार्मिंग करना जिसमें किसान उसको सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए ही खेती करे। मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो खेती कर रहा है, तो वो हो गया कमर्शियल फार्मिंग। जबकि दूसरा फार्मिंग था जो मैंने अभी अभी बताया, कौन सी फार्मिंग था देखिए, सब्सटेंस फार्मिंग। उसमें क्या था कि किसान सिर्फ अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए खेती कर रहा है। ठीक है। जबकि कमर्शियल बहुत ही अच्छा है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर। देखो, कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत भी कई तरह की खेती होती है। एक हो गया कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या हो गया, इसमें ग्रेन की उपज किया जाता है, जैसे में वीट, मैज़, ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, इनकी खेती किया जा रहा है, तो ये हो गया कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है। दिस फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया।
मिक्स फार्मिंग भी होती है। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, देखो, इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉर्डर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। मिक्स फार्मिंग में लैंड को यूज़ किया जा रहा है फूड के उपजने के लिए, साथ में फॉर्डर चारे के लिए भी, साथ साथ में पशु को पालने के लिए, नहीं तीनों तरह के काम किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे मिक्स फार्मिंग। ये यूरोप, यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में किया जाता है। प्लांटेशन क्या होता है, एक ही तरह की खेती की जाती है। जैसे में प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, सुगर केन, कैशू, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे रबर कहाँ पे, मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया और श्रीलंका के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, मेजर क्रॉप क्या है, देखो, a large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. Major crops of India are rice, wheat, millets, cotton, jute, coffee, tea. यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म होगी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। राइस को बोने के लिए क्या क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिड, हाई रेनफॉल एंड ग्रोज बेस्ड इन एलुवियल क्ले सॉइल। एलुवियल क्ले सॉइल में ही राइस की खेती की ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे उसमें पानी क्या, एलुवियल सॉइल में क्या होता है, पानी को वो डिटेन करके रखता है। ठीक है, चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चाइना में सबसे ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। वीट को कैसा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब इसको लगाया जाए उसमें थोड़ा बहुत बारिश की आवश्यकता होती है, और जब इनको काटना होता है, हार्वेस्ट करना होता है, उस समय ब्राइट सनशाइन का, यानी कि धूप की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इनको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में इनकी खेती की जाती है। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एंड कोर्स ग्रेन्स। मिलेट को मोटा दाना वाला अनाज भी कहा जाता है। इसको ये इसकी खास बात होती है कि ये लेस फर्टाइल, जहाँ पे कम उपजाऊ ज़मीन हो वहाँ पे भी ये मिलेट्स लग जाते हैं। सैंडी सॉइल्स में भी ये हो जाते हैं। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मेज़ को कैसा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल ऑफ लॉट्स ऑफ सनशाइन, इट्स नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज़ के लिए फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। कॉटन के बारे में तो ज़रूर जानना चाहिए। कॉटन को उपजने के लिए ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल की आवश्यकता होती है। और ये पता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग के लिए। जूट को ना गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरे रेशम हिंदी में बोल सकते हैं इसको, जूट को। इसको हिंदी में पटसन बोलते हैं जूट को। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट में जूट होता है। कॉफ़ी रिक्वायर वार्म्स एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। देखो, कॉफ़ी के लिए और हिली एरिया में जो स्लोप बना होता है उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या हुआ इसको समझते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करते जा रहा है, वैसे वैसे फूड की नेसेसिटी, आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही है। तो फूड की, क्रॉप्स की क्या हो रहा है जी, डिमांड बढ़ते जा रहा है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो भी हम एफर्ट कर सकते हैं वो क्या है, आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं अब क्या हुआ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज सच एज। इसको कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे में हमने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। जैसे क्या किए हम लोग, जो भी जहाँ पे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, ठीक है, या फिर द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, या बोए जाने वाली फसल की संख्या बढ़ा के, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हमने फर्टिलाइज़र अच्छे यूज़ करें, साथ में उच्च उपज देने वाले सीड्स का उपयोग करें। ठीक है, इसके बाद मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, यानी हम मशीनीकरण कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आजकल मशीनीकरण कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझते हैं, भारत का फार्म जो होता है ना वो बहुत छोटा है। मतलब हमारे यहाँ पे जो खेती होती है वो
सब्सटेंस फार्मिंग होता है ज़्यादातर। जबकि अमेरिका वगैरह में किसान बहुत ही अमीर है, वहाँ पे बिजनेसमैन की तरह देखा जाता है, जबकि इंडिया के किसान बहुत गरीब होते हैं। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो किसान हैं उनकी ज़मीन भी छोटी होती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जबकि यही अमेरिका वगैरह में पॉपुलेशन बहुत ही उनके यहाँ पे हम लोगों के कंपेयर में ठीक ठाक है, कम है। और उनको ज़मीन भी उनके यहाँ पे लगभग एक व्यक्ति के पास लगभग 250 एकड़ ज़मीन होती है, हेक्टेयर्स ज़मीन होती है, क्योंकि इंडिया में एवरेज 1.5 हेक्टेयर आ जाएगा। 1.5 तो बहुत ही कम हो गया ना, इसलिए हम वहाँ पे यूएसए में ज़्यादा ग्रो करते हैं किसान लोग, जबकि इंडिया में हम पीछे हैं। हमारे यहाँ पे अक्सर न्यूज़ सुनने में आता है कि यहाँ पे वो सुसाइड कर लिए, ये सुसाइड कर लिए किसान, क्योंकि उनके पास वैसा सुविधा भी नहीं है। हम बहुत ही पीछे हैं, तो हमें चाहिए कि इंडिया में भी एक अच्छे स्तर पे डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर में। पहले के कंपेयर में बहुत सुधार हुआ, लेकिन अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अभी भी पता नहीं होता है किसानों को कि कब कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कहाँ पे अपनी मिट्टी की जांच करवानी है, कितनी हमारी मिट्टी में कौन सी चीज़ें की कमी है, कौन सी चीज़ें की कमी नहीं है। यानी कि किसान को भी खेतों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए सरकार भी कुछ कदम उठा ही रही है, और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। वो अपने अपने जगह पे नियरेस्ट जहाँ पे किसान लोग जाके पता करें कि उनकी खेतों में मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र के ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए, ओवर इरिगेशन भी नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने के कारण नीचे लिख भी दीजिए कि इस कारण डिसलाइक कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। थैंक यू।